नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा लाइव में जो भी साथी आज सुनेंगे या जब भी सुनेंगे तो सभी मित्रों को अपने तरफ से आज भगवान विश्वकर्मा का दिन है और बहुत दिनों से मैं लाइव नहीं आ रहा था। पुनः एक बार बिहार की पंचायत प्रतिनिधि एवं बहुत से बुद्धिजीवियों के कई प्रश्नों का जवाब देता रहता हूं, लेकिन पुनः उन लोगों के विचारों से लगा कि एक बार विस्तृत जानकारी हम लोगों को देना चाहिए। बिहार में नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि पिछले 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, राज्य में लगभग प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी समाप्ति की तरफ बढ़ गई है। हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के पंच, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत से प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो चुकी है। तीन दिनों की प्रशिक्षण चली है। बावजूद हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा है कि हम थोड़ी सी व्यवस्था है आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, तो इस बार लंबा काल लगेगा। लंबी समय आपको प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे लाइव से जुड़ करके अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि पंचायती राज संस्था क्या है, इस संस्था के संबंध में प्रतिदिन सुबह 25-30 मिनट का समय निकालिए, तब जाके गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए सरकारें क्या सोचती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समय लगेगा। प्रतिदिन 25-30 मिनट की बात हम आपसे करेंगे। पुनः एक बार सब साथियों को नमस्कार आदाब करते हुए, जय भीम करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिहार में जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, 1 जनवरी 2006 को नई कानून बनी और उस कानून के तहत आप सब चुनाव जीत करके आए हैं। तो सबसे बड़ा मतांतर यह है कि गांवों में, बिहार के गांवों में रहने वाले जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, गांव से जाकर उस सबके दिमाग में एक बात आ गई है कि हम तो निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुनाव जिता करके चुनाव, ग्राम पंचायत की गठन, पंचायत समिति और जिला परिषद की गठन हमने कर दिया और हमारी जवाबदेही समाप्त हो गई। यही आपका पंचायती राज का कड़ी टूट रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों से ज्यादा जानकारी गांव में रहने वाले लोगों को चाहिए। ग्राम पंचायत की गठन किस परिस्थिति में हुई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं, बिहार सरकार क्या चाहती है, ये प्रतिनिधियों को तो ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन प्रतिनिधि ट्रेंड हो जाएंगे, गांव के लोग ट्रेंड नहीं रहेंगे तो अफसरशाही तो रहेगी। आज ही नहीं, ब्रिटिश काल में नहीं, आदि काल में भी जब हम किताबों का अध्ययन आप करेंगे, बिहार सरकार ने 5 किताब दिया है। 5 किताब का पहला किताब का अध्याय 1 पंचायती राज का उद्भव एवं विकास का चर्चा हम करने वाले हैं। पंचायती राज क्या है, इसका परिचय, इसकी भूमिका, इसका दायित्व
के संबंध में जो बारीकी से इस किताबों का अध्ययन करेंगे, तब जाकर के आपको पूरी बात समझ में आएगी। बिहार के आम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आपके गांव में वार्ड सदस्य हैं, समिति है, सबको बिहार सरकार ने 5-5 किताब उपलब्ध कराया है। उस किताबों को लीजिए, प्रतिदिन पढ़िए, और जब हम विश्लेषण करेंगे तब समझ में आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बात को आप सुनिए। गांवों में पढ़े लिखे लोग बैठिए, हमको तो लगेगा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लग सकता है। प्रतिदिन सुबह आपके लिए जितनी समय हो सुनना चाहिए गांव के लोगों को। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उसको इसको सुनना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। सबके हाथ में मोबाइल है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वार्ड सदस्य किताब लेकर के 10 नौजवान, 10 पढ़े लिखे लोग, सेवानिवृत्त लोग गांवों में बैठे हुए हैं, उस किताबों को 10 लोगों को लेकर अध्ययन करना चाहिए। तब समझ में आएगा कि ये पंचायती राज कोई नीतीश कुमार ही लेकर नहीं आए। जो भी कार्यकाल राजाओं का रहा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, शासन प्रशासन जब आई है, तो आप इसका जब अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगा कि कब क्या हो रहा था। मित्रों, तो अध्याय नंबर 1 में देखिए, हम पढ़ते हैं। हम आज विश्लेषण सिर्फ अनुभव के आधार पर तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन किताबों के एक एक शब्द के बारे में हमको आपको समझना पड़ेगा। हम लोग विद्यार्थी थे, याद करिए। तो जब हम लोग मास्टर साहब किताब पढ़ाते थे, एक लाइन पढ़ाते थे और फिर उसकी विश्लेषण करते थे, तब हम लोगों को समझ में आता था कि ये क्या कह रहा है। जैसा पहला अध्याय है, पंचायती राज का उद्भव एवं विकास, यानी ये पंचायती राज का उद्भव कहां से हुआ, तब न इसकी विकास कहां से हुई, ये चला कहां से। आप किताब सामने रखिए, अगर आपके सामने किताब हो। पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, पहला लाइन है। देखिए कितनी बारीकी से इसको लिखा गया है। तो विश्लेषण नहीं करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, यानी ये आज की बात नहीं है। जब से हमारी जन्म हुई है तब से लेकर के आज तक यह व्यवस्था लागू है। यह हमारी गहन सूझबूझ के आधार पर व्यवस्था निर्माण करने की क्षमता का परिचायक है। इस शब्द को पढ़िए, हमारी गहन सूझबूझ के आधार पर, यानी गांवों के लोगों को एक जगह बैठ करके विचारोपरांत, बहस के उपरांत व्यवस्था निर्माण करने की क्षमता का परिचायक है, जिसका नाम पंचायत है। यानी गांव के जो लोग हैं सब बैठे, हमारी संस्कृति के संबंध में जाने, हमारी सभ्यता के संबंध में जाने, एक एक बुद्धिजीवी एक एक विषय पर बैठ करके जो निर्णय होगा वही निर्माण करने की क्षमता है। यह हमारे समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा व लगाव का द्योतक है। यानी कह रहा है कि हम स्वावलंबी हैं, हम अपनी कामों को अपने हाथों से, अपने मजदूरी करके, अपने खेत में अन्न उपजा करके हम स्वावलंबी हैं। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन हम संपूर्ण स्वतंत्र भी हैं। हम गांवों के लोगों के साथ बैठ करके एक एक बिंदु पर विचार करके हम निर्णय लेंगे। ये कह रहा है कि पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पहचान है। मित्रों, किताबों को, लाइनों को जब अध्ययन करेंगे, जो विद्वान लोग इस किताब को लिखे होंगे उनको प्रणाम करने की जरूरत है। समय निकालिए, प्रतिदिन गांवों में बैठकर के इस किताबों का अध्ययन करना चाहिए। शुरू में पंचायत किसी निश्चित क्षेत्र से 5% व्यक्तियों का एक निकाय होती थी। जब ये धरती पर लोग आए होंगे, उस समय कह रहा है कि 5 लोग आपस में बैठते थे। इसका निश्चित क्षेत्र एक गांव माना जाता था। उस गांव से 5 लोग बैठते थे और एक एक बिंदु पर विचार करते थे। गांव इसलिए कि यह एक स्वाभाविक है,
और एक इकाई थी। तो चिन्हित है ना कि कौन गांव है, स्वाभाविक है कि ये गांव है। इस गांव से 5 लोग बैठ करके पूरी गांवों की बातों को हम करते थे आदि काल में। गांव इसलिए भी कि इसके ऊपर की सभी इकाइयों का रूप बदलता रहा। देश और राज्य की सीमाएं बड़ी छोटी होती रही। समय समय पर अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, जम्बू द्वीपे, ये सब हमारे समाज में, ये वेद पुराण में लोग बोलते रहते हैं। भाषा और सत्ता के आधार पर देश और राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन भी होता रहा है। भाषा के आधार पर भी राज्य बना है, देश बना है। इस देश से कई खंड खंड होते रहा है। भाषा और सत्ता के आधार पर देश की राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, पर गांव एक स्थिर इकाई बना रहा। अखंड भारत से कितना राज्य बना होगा, कितना जिला बना होगा, लेकिन गांव तो ही रह गया ना। देखिए कितनी बड़ी बात बारीकी से किताबों के अध्ययन करने से पता चलता है कि देश बटा, जिला बटा, ब्लॉक बटा, लेकिन गांव तो वही रहा। उस गांव को किसी राज्य में रख दीजिए, उस गांव को किसी खंड में रख दीजिए, उस गांव को किसी ब्लॉक में रख दीजिए, लेकिन गांव नहीं बदला। तो वही 5 लोग बैठ करके उस गांव में विचार करते थे। उस सरकार की जो निर्णय आती थी वो करते थे। वो स्थिर था। गांव आज भी नहीं गया है। आपका जिस गांव में जन्म हुआ, हम उसी गांव में हैं। भौगोलिक एवं सामाजिक दोनों तरह से यह इन सभी बदलावों से अछूता रहा। चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक दृष्टिकोण हो, दोनों दृष्टिकोण से गांव वहीं खड़ा रहा। गांव कभी इधर से उधर नहीं गया। पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के पंचायतन से हुई थी। संस्कृत जो भाषा थी हमारी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? पंचायत का पंचायतन शब्द से पंचायत। 5 प्रमुख व्यक्तियों के समूह के कारण वह संस्था पंचायत के नाम से लोकप्रिय हुई और इसके सदस्य पंच कहलाए। उस जमाने में पंच कहा जाता था। वैदिक काल में सभाओं या समितियों की कार्य प्रणाली को शुद्ध एवं निष्पक्ष रखने पर विशेष बल दिया जाता था। ये सभा और समितियां लोगों की भलाई के लिए कार्य करती थी। वैदिक काल में देख लीजिए, वैदिक काल में सभा और समितियां शुद्ध वातावरण में निष्पक्ष होकर के जो 5 व्यक्ति रहते थे, वो कोई भी व्यक्तियों के द्वारा विचार लाया जाता था, वह समूह बैठ करके उसका समाधान करती थी। एक श्लोक भी दिया हुआ है किताब में, ये ग्रामा ये धर्ण्यम या सभा अभिभुव्याम ये संग्रामा समिति अर्थेषु चारु विदम्ते। अर्थात पृथ्वी की ग्रामों, यानी पृथ्वी पर जितना गांव है, जितना वन है, सभाओं में हम सुंदर वेदयुक्त सुंदर वाणी का प्रयोग करते थे और समाधान करते थे। अर्थवेद में कहा है, अर्थवेद में उदाहरण है, जनशक्ति उत्क्रांत होकर के, जनताओं की शक्ति बढ़ करके, उत्क्रांत में का हिंदी होता है बढ़ा हुआ भी, और उत्क्रांत का अर्थ उल्टा भी होता है। लेकिन जनशक्ति बढ़ चढ़ करके ग्राम सभा में परिणत हो गई। लोगों को अच्छा लगा। 5 से अब 2-4 गांव के लोग बैठने लगे, यह ग्राम सभा में बदलने लगा। ग्राम सभाएं छोटी थी, एवं एक दूसरे से संबंधित नहीं थी, अलग अलग थी। इस कारण जनशक्ति और उत्क्रांत होकर समिति में परिणत हो गई। 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव के 5-5 लोग बैठने लगे, तो यह क्या हो गया? जनशक्ति बढ़ करके ग्राम सभाएं यानी बड़ी सभाएं धीरे धीरे बनती गई। इस समिति का स्वरूप विस्तृत था। इसके द्वारा संकल्पित विचारों के क्रियान्वयन हेतु एक प्रतिनिधि सभा के गठन की आवश्यकता अनुभव की गई। अब देखिए, जब 5-10 लोग बैठेंगे तो कई विचार आएगा। उस विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ गए।
जनशक्ति का स्वरूप प्रतिनिधि सभा के रूप में सामने आ गया। अब इस सबको समझना इसलिए जरूरी है, तब आज की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस बारीकी से बनाया। जब आदिकाल की बातों को समझेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी स्टेमिना बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। उत्तर वैदिक काल आप अध्ययन करते हैं, उत्तर वैदिक काल में पंचायत व्यवस्था में और परिमार्जन हुआ। अब देखिए, युग बदलते रहा, राजा बदलते रहे, उत्तर वैदिक काल में ये और जो है परिमार्जन हुआ। गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था उस समय, आज हम मुखिया कहते थे, उत्तर वैदिक काल में ग्रामणी कहा जाने लगा। तथा धर्मशास्त्रों में पंचायतों की सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिपिबद्ध किए जाने लगा, लिखा जाने लगा, कानून बनने लगा। मनुस्मृति में ग्राम सभा के संबंध में भी चर्चा हुई। मनु ने ग्राम सभाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राग द्वेष रहित होकर आपस में दुश्मनी को भुला करके शुद्ध वातावरण में ग्राम सभा में जाना है तथा न्याय के हित में अपने विचार प्रकट करना आवश्यक बताया। मनुस्मृति में चर्चा किया गया कि जब आप ग्राम सभा में जा रहे हो तो मन को साफ करिए, पुरानी दुश्मनी को मत रखिए, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ग्राम सभा की बैठक में मत जाइए कि हम ग्राम सभा के बैठक में जाके किसी का गर्दन रेत देंगे। मनुस्मृति में ने कहा है, मनु ने कहा है कि ग्राम सभा में जाने से पहले मन को साफ करिए, द्वेष को साफ करिए और तब बैठिए। मनुस्मृति के अनुसार गांव के जो अधिकारी होंगे, गांव के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। जो गांव के अधिकारी होते थे, मनुस्मृति ने उसको ग्रामिक शब्द का प्रयोग किया, उसको ग्रामिक कहा जाता था। उनका कार्य कर आदि का वसूली करना था। उनका काम क्या था? वसूली, छोटी छोटी टैक्स जो लगती होगी वह वसूली वो ग्रामिक करते थे। इस गांव के ऊपर एक और कर्मचारी होता था। अब ग्रामिक के ऊपर भी एक कर्मचारी होता था जिसे दसिक के नाम से जाना जाता था मनुस्मृति के समय में। 20 गांव के ऊपर के कर्मचारी को विशापति कहा जाता था। 100 गांवों से ऊपर के कर्मचारी का नाम सतपाल था तथा 1000 गांव के ऊपर के कर्मचारी का नाम सहस्त्रपति था। आप इसलिए इस बातों को हम विश्लेषण कर रहे हैं किताब में, आप भी विश्लेषण करके पढ़िए, क्योंकि ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको और मजबूत किए, आदिकाल के विचारों को उन्होंने अध्ययन किया, इसीलिए किताबों में इस बातों का इंक्लूड किया। स्थानीय कार्यकलाप जैसे प्रशासन व न्याय सुव्यवस्थित समितियां पंचायतों के द्वारा राज्य के आदेश से प्रशासित होते थे। राज्य जो कानून बनाया, उस समय के जो राजा रहते थे, उस समय की राज्य व्यवस्था जो रहती थी, वो स्थानीय कार्यकलाप प्रशासन न्याय सुव्यवस्थित समितियां पंचायतों के द्वारा मिलजुल करके करने का व्यवस्था शुरू से रहा है। शासन और प्रशासन के लोग आपस में बैठते थे। इस समय के शिलालेख बताता है कि स्थानीय समस्याओं को निपटाने के लिए बाग निरीक्षण, तालाब निरीक्षण, न्याय निरीक्षण आदि समितियों का गठन किया जाता था। उस समय समिति का नाम होता था बाग निरीक्षण, आज के समिति का नाम है शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, उत्पादन समिति, लोक निर्माण समिति, आज भी है। लेकिन उस समय था बाग निरीक्षण, तालाब निरीक्षण, न्याय निरीक्षण। ये गांव के लोगों को ग्राम सभा से यह कमेटियां बनती थी और समस्याओं का निराकरण किया जाता था। ये कब? उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति ने इस बातों का अपने किताबों में लिखा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, ये भी जिक्र है। वाल्मीकि कृत रामायण में प्रधान एवं वृद्धजन की कार्य प्रणाली स्पष्ट की गई है। जो हमारे गांवों के बुजुर्ग रहते थे, जो प्रधान होते थे, कार्य प्रणाली स्पष्ट की गई कि महाभारत में ग्राम सभा से लेकर जन
पदों तक की सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित संरचना विद्यमान रहने का उल्लेख है। महाभारत में, रामायण में भी सब लोग आपस में बैठते थे। वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहा गया है, यदि दमे यन रूपात मया साधुम सुमित्रतम भवन्तु में अनुमंताताम क्यों वा कर्वाभ्याम। अर्थात मेरे द्वारा रखे गए उच्च विचार यदि वास्तव में उचित प्रतीत होता है तो इन विचारों को लागू करने की अनुमति दिया जाए। दूसरे शब्दों में आप मेरा मार्गदर्शन करें। अगर कोई प्रश्न रखता है, अगर हमारी प्रश्न में ताकत है, अगर गांवों के विकास करने में, समाज के विकास करने में अगर हमारा विचार अच्छा है तो ग्राम सभा को इस पर विचार करनी चाहिए। अर्थात नहीं तो हमको मार्गदर्शन कर दिया जाए कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। यानी अभिव्यक्ति की आजादी, आज भारत का जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, अभिव्यक्ति की आजादी तो आदि काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी, रामायण में, महाभारत में भी इसका जिक्र है। यह स्पष्ट कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन यदि हमारी विचार ग्राम सभा को अच्छा नहीं लगता है तो हमको विश्लेषण करके हमको मार्गदर्शन कर दिया जाए कि हमारी विचार क्यों नहीं अच्छा लगती है भाई। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन एवं न्याय व्यवस्था में भूमिका का उल्लेख करते हुए लिखा है। अब समझ लीजिए, कौटिल्य ने भी ये जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें में उन्होंने लिखा स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम वृद्धों, मुखिया वर्ग एवं सामंतों द्वारा किया जाता है। गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो 5 को व्यक्ति मिलकर के प्रमुख यानी मुखिया शब्द दिया, जो उस समय के जमींदार थे जिसको सामंत शब्द का प्रयोग किया, ये सब लोग बैठते थे। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा कि यदि ग्राम वृद्ध या सामंत किसी विवादग्रस्त विषय पर निर्णय लेने में मतभेद रखते हैं, यानी जो बड़े बड़े सम्मानित लोग थे उस समय के, वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग थे, संपन्न लोग थे, वो सब लोग आपस में बैठिए। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवेचना किया। उस स्थान की जनता की अनुमति से वहां के धार्मिक पुरुष उस विषय पर निर्णय ले सकते थे, अथवा मध्यस्थ को नियत कराकर उस निर्णय करवाया जा सकता है। गांवों की जमीन व अर्थ संपत्ति की देखरेख श्रेष्ठियों द्वारा होती थी। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, आपको उत्तर वैदिक काल में भी यह व्यवस्था था कि गांवों के लोग आपस में बैठ करके गांवों की समस्याओं का निराकरण करें। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार की भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों को जब हम बिहार के लोग बैठाएंगे तब जाकर, जब हम वार्ड सभा, ग्राम सभा के संबंध में नीतीश कुमार जी ने जो बारीकी से कानून बनाया था, इस सब को अध्ययन करने के बाद तब बिहार के लोग इसके महत्व को समझेंगे। यानी साफ शब्द में जब समझिएगा तो कौन काल में क्या रहा, ये कोई जब से युग है तब से ये व्यवस्था है। यदि किसी विवाद में 2 या 2 से अधिक ग्रामों के व्यक्ति संबंध हो, कह रहा है कि 2-3 गांवों के विवाद हो, तो विवादों का निर्णय सभी ग्रामों के मुखिया द्वारा किया जाता था। हर गांव का एक मुखिया होता था, तो 5 गांव के मुखिया बैठ करके 2 गांव में लड़ाई हो गया तो ये लोग आपस में बैठते थे। कब? वैदिक काल में, और वो बैठ के व्यवस्था करके निर्णय करते थे। क्या आज हम नहीं कर सकते हैं? कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक गांव के मुखिया को ग्राम वृद्ध, उसका नाम था ग्राम वृद्ध, एक गांव के मुखिया को, अब 5 गांव के मुखिया को पंचग्रामी, आज 10 गांव के मुखिया को 10 ग्रामी कहा जाता था। ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा।
आज वार्ड सदस्य है, मुखिया है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, तो उस समय एक गांव के मुखिया को ग्राम वृद्ध कहते थे, अब 5 गांव के पंचग्रामी और 10 गांव के 10 ग्रामी नाम था। और ये लोग बैठ करके समस्याओं का समाधान, क्या आज के वार्ड सदस्य, मुखिया ये सब बैठते हैं? गांव के लोग आप बैठ रहे हैं? अगर नहीं बैठ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, आप सरकार के भरोसे बैठ गए हैं। लेकिन आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, वाल्मीकि रामायण महाभारत का जिक्र करिए, उत्तर वैदिक काल में भी जाइएगा तो गांव के लोग आपस में बैठ करके ही ग्राम वृद्ध, पंचग्रामी और 10 ग्रामी लोग बैठ करके गांव के समस्याओं का निराकरण करते थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के लेखों से भी ज्ञात होता है। अब देखिए, यूनानी राजदूत क्या ज्ञात होता है? तत्कालीन मौर्य शासन, मौर्य शासन काल की आप समझ लीजिए जिक्र। मौर्य शासन काल की व्यवस्था में ग्राम सभा या ग्राम संघ होता था। उस काल में भी कहा कि यह पंचायत की व्यवस्था थी और गांवों के लोग बैठ करके समस्याओं का समाधान करते थे। आज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप खुद जजमेंट कर लीजिए। तो मौर्य शासन व्यवस्था में ग्राम सभा की व्यवस्था थी और विवादों का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी थे। उस समय ग्राम वृद्ध, पंचग्रामी और 10 ग्रामी आपस में बैठ करके यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपने किताबों में इस बातों का जिक्र किया है। जातक कथाओं में बौद्ध काल में भी, जातक कथा जब आप सुनते होंगे, बौद्ध लोगों के विचारों को जब आप सुनेंगे तो बौद्ध काल में सुस्थापित पंचायत तंत्र का भी उल्लेख है। ग्राम सभा के प्रधान को भोजक कहा जाता था बौद्ध काल में। ग्राम सभा के जो प्रधान, आज जो मुखिया है, उस समय भोजक कहा जाता था, जिसका निर्वाचन ग्रामवासी द्वारा किया जाता था। आज भी निर्वाचन होता है, लेकिन सरकार कराती थी। उस समय एक व्यवस्था होगी जो गांव के लोग मिलकर के भोजक चुनते थे, जो आज के मुखिया हैं। सभाओं में ग्राम भोजक के साथ गांव के वृद्ध एवं अधिकांश ग्रामीण भाग लेते थे। गांव के वृद्ध के मतलब उस गांव के एक व्यक्ति जो चुना जाता था, जिसको मुखिया कहिए, वह उस समय ग्राम वृद्ध था। आप 5 गांवों में पंचग्रामी और 10 गांवों के 10 ग्रामी। तो यही कह रहा है, सभाओं में ग्राम भोजक के साथ, भोजक मने उस समय के मुखिया के साथ गांव, माने आज पंचायत के मुखिया भोजक थे और आज के वार्ड सदस्य जो है गांव के वृद्ध, अधिकांश ग्रामीण भाग लेते थे। मुगल शासन काल में गांव की न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायतों या ग्राम सभाओं में निहित थी। मुगल शासन को भी देख लीजिए। अकबर के शासन में पंचायती राज संस्थाओं की काफी हद तक नैतिक एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त था। अकबर के शासन काल में प्रशासनिक लोग सहयोग करते थे। काजी, मुफ्ती, मीर आदि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, काजी की नियुक्ति, मुफ्ती, मीर की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति के उपरांत भी ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। मुगल शासन में काजी, मुफ्ती, मीर के अलावा जो पंचायती राज की भूमिका थी, उस समय भी कायम रखा गया। मुगल शासकों के पैर अच्छी तरह जम जाने के पश्चात उन्होंने जागीरदारी प्रथा आरंभ की। जागीरदारी राजस्व एकत्र करता था। इसमें परंपरागत स्वशासन की व्यवस्था को कमजोर किया, यानी प्रशासन के लोग कमजोर हो गए और पंचायती राज जो व्यवस्था थी उस समय, वह टैक्स वसूलती थी। स्थानीय प्रशासन का अधिकांश कार्य अधिकार भूस्वामियों और सरकारी अफसरों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन जागीरदारों ने ग्रामीण जीवन के ताने बाने में स्वशासन या पंचायती व्यवस्था के जो भी तत्व थे, उनका विनाश शुरू कर दिया। यानी प्रशासनिक पदाधिकारी जो होते थे, जिस समय आईएएस, इस समय वीडियो सब जानते हैं, ये लोग कभी नहीं चाहता था, उस जमाने के भी प्रशासन में जो लोग थे वह पंचायती राज से नफरत करते थे। आज भी प्रशासनिक पदाधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि ग्राम पंचायत मजबूत हो। जिस दिन पंचायती राज मजबूत हो जाएगा, उस दिन आज के भी पदाधिकारी रोड पर भूखे मर जाएंगे। तो ये वेतन पर रहने वाले लोग नहीं है,
प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश लगाने का एकमात्र यही है कि गांव के लोग बैठे। यह मुगल शासक के समय में भी ये बात सामने आई थी। मुगल के पतन के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश में पदार्पण हुआ। कल हम चर्चा करेंगे कि मुगलों के शासन काल में प्रशासनिक पदाधिकारी हावी होना शुरू हो गए थे। कल हम यहीं तक इसको रहने देते हैं क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो गई है। कल सुबह 7:30 बजे हम आपसे मिलेंगे। जो भी साथी आज सुने हैं, ये प्रतिदिन सुनने का विषय है, विश्लेषण करने का विषय है, आपस में मिलजुल के चर्चा करने का विषय है। लेकिन एक आग्रह के साथ, जो YouTube मेरा है उस पर सब्सक्राइब करने के लिए हम सबसे निवेदन करते हैं। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को जितना आप फॉलो करेंगे, हम उतने इस बातों को, एक प्रयास है बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को यह बताने का मेरा प्रयास है कि जनप्रतिनिधियों के साथ आपकी भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक गांव का विकास नहीं होगा। ये आपने देखा, उत्तर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा। आगे आप मुगलों के शासनकाल में प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका। आइए कल से हम ब्रिटिश शासनकाल में क्या हुआ, कल हम चर्चा करेंगे। इत्मीनान से प्रतिदिन सुनिए, तब जाकर आप एक मंजिल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह तक के लिए आपसे विदा लेते हुए नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।